Hello, good morning everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. हम लोग पिछले क्लास में इंटरफेरेंस के बारे में पढ़े थे, परमानेंट और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, और उसके कंडीशन को भी पढ़े थे कि किस कंडीशन में हमें परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अब हम लोग उसको मैथमेटिकली देखते हैं और कंडीशन निकालते हैं कि किस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और किस कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें डार्क फ्रिंजेज मिलेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखने के लिए पहले फिगर को देखिए। मान लेते हैं हम एक सोर्स लिए एस और इससे हम दो स्लिट बना रहे हैं। एक सोर्स यहाँ बना रहे हैं S1, एक स्लिट यहाँ लिए और एक स्लिट S2, और इस एक ही सोर्स से हम दो सोर्स बना रहे हैं ताकि ये दोनों सोर्स मेरा कोहेरेंट हो पाए। ठीक है, तो इससे अब एक खास डिस्टेंस पे हम स्क्रीन को डाल रहे हैं। ये पॉइंट O है और O से सर्टेन डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि Y डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट। तो अब P पॉइंट पे क्या होगा, तो S1 से जो लाइट ट्रेवल करते हुए आ रहा है और S2 से भी जो लाइट ट्रेवल करते हुए आ रहा है, ये दोनों लाइट का इस P पॉइंट पे इंटरफेरेंस होगा और P पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगा या डार्कनेस मिलेगा, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे कि P पॉइंट पे क्या होने वाला है, किस कंडीशन में यहाँ पे डार्कनेस का पॉइंट आएगा और किस कंडीशन में ब्राइटनेस का पॉइंट हमें मिल सकता है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली देखना है। तो हम मान लेते हैं कि जो दोनों सोर्स है S1 और S2, तो S1 से जो वेव चला उसका इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जो दूसरा S2 सोर्स ले रहे हैं, यहाँ से जो वेव चला इसका इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो हम फाई यूज कर रहे हैं, ये दोनों S1 और S2 के बीच जो लाइट, जो दोनों से लाइट इमिट हो रहा है, इन दोनों के बीच का ये फेज डिफरेंस है जो कांस्टेंट है। ये हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा तभी दोनों सोर्स मेरा कोहेरेंट होगा और इसी कंडीशन में हमें परमानेंट और या सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ओके, तो हम दो इक्वेशन बना लिए। तो लेट द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द वेव्स from the sources S1 and S2 at point P on the screen at any time t is given by। ठीक है, मीनिंग समझ रहे हैं कि S1 और S2 से जो लाइट वेव्स निकल रहा है उसका जो डिस्प्लेसमेंट P पॉइंट पे किसी भी इंस्टेंट पे है, उसका इक्वेशन ये है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे हम एक जनरल केस ले रहे हैं, हम दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग ले रहे हैं। पहले सोर्स का A1 और दूसरे सोर्स से जो वेव निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड A2 ले रहे हैं। बाद में हम इन दोनों को इक्वल भी बना देंगे और अलग अलग स्पेशल कंडीशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गए। अब इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लगाएं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, आप पढ़े हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पे बहुत सारा वेव्स आके मिल रहा है तो उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट्स होगा वो सारे इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। ठीक है, ये आप जान रहे हैं। तो अब फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। दोनों को हम जोड़ लें, तो अब इसको मैथमेटिकली अब सिर्फ जोड़ लेना है। तो y1 का वैल्यू डाल दिए a1 साइन ओमेगा टी और y2 का वैल्यू डाल दिए a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको एक्सपैंड करें
तो पहला टर्म तो वही है A1 साइन ओमेगा टी, और इसको हम साइन A प्लस बी पे तोड़ दें। तो साइन A प्लस बी आप जानते हैं साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी होता है। तो ये टर्म हो जाएगा पहला टर्म A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये एक्सपेंड हो गया। देखिए यहाँ भी साइन ओमेगा टी है और यहाँ भी साइन ओमेगा टी। तो हम साइन ओमेगा टी को बाहर कर ले, कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा A1 और यहाँ से आ जाएगा A2 कॉस फाई। तो A1 प्लस A2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी, और इधर बच गया मेरा A2 साइन फाई, एक साइड कर दिए, A2 साइन फाई, और इधर आ गया कॉस ओमेगा टी। तो इसको हमको साइन के फॉर्म में ले आना है। तो हम क्या करते हैं, A1 प्लस A2 कॉस फाई को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, कैपिटल A एंड कॉस थीटा, A कॉस थीटा, और A2 साइन फाई को हम मान लेते हैं A साइन थीटा है। ठीक है, इन दोनों को मान लिए। तो इसको यहाँ पे डाल दें हम, A1 प्लस A2 कॉस फाई के जगह A कॉस थीटा डाल दें, तो A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी आ गया, और A2 साइन फाई के जगह पे हम A साइन थीटा डाल दें, तो A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी आ गया। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो अब ये देखिए, ये साइन A कॉस बी, ये दोनों में कॉमन है, ये बाहर कर लिए, और साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ये साइन A प्लस बी है, तो हम लिख सकते हैं A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इससे क्या पता चल रहा है कि अब इन दोनों वेव के सुपर पोजिशन से हमें एक नया वेव मिल गया। ठीक है, एक नया वेव इक्वेशन उसी फॉर्म में मिल रहा है, तो जिसमें अब A इसका एम्पलीट्यूड हो गया, जैसे हम लोग शुरू में ले रहे थे, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सेम फॉर्म का इक्वेशन यहाँ भी आ रहा है, A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इट मीन्स व्हाट, कि दो जो वेव हम S1 और S2 से लिए थे, इन दोनों के सुपर पोजिशन से हमें एक नया वेव मिल चुका है P पॉइंट पे, जिसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अब ये है, y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जहाँ अब ये एम्पलीट्यूड कैपिटल A जो है, अब ये एम्पलीट्यूड है, इसका वैल्यू हमको निकालना होगा, और यहाँ जो फेज डिफरेंस है वो मेरा थीटा है। ओके, तो thus the resultant displacement at point P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है इज अगेन ए सिंपल हार्मोनिक वेव जिसका एम्पलीट्यूड A है, हैव एम्पलीट्यूड A, एंड इसका जो फेज डिफरेंस है वो थीटा है विद द हार्मोनिक वेव फ्रॉम S1। S1 का आप लिए थे y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी में आप थीटा जोड़ रहे हैं, तो पहले वेव से ये थीटा फेज डिफरेंस पे आपका रिजल्टेंट वेव है। ये हमें रिजल्ट मिल चुका है। अब हमको इस A का वैल्यू निकालना है, तो हम शुरू में जो दो इक्वेशन माने हैं उस इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दें। अब क्या माने हैं, तो A1 प्लस A2 कॉस फाई को A कॉस थीटा माने हैं, और A2 साइन फाई को A साइन थीटा माने हैं। अब इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, तो A स्क्वायर मिलेगा। तो A का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लें। तो नाउ एडिंग एंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, पहले हम दूसरे को स्क्वायर करके जोड़िए। तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और सेकेंड इक्वेशन में A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इन दोनों को जोड़ दिए। और इधर मेरा A1 प्लस A2 कॉस स्क्वायर फाई है, A1 प्लस A2 कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और दूसरा है A2 साइन फाई, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो दोनों इक्वेशन को हम पहले स्क्वायर किए और स्क्वायर करके ऐड कर लिए। अब यहाँ A स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो गया।
तो इधर हमको ए स्क्वायर का वैल्यू मिला और इसको हम सिंपली एक्सपेंड कर लें ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लिए और यहाँ से A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव ये पहले से आपके पास है। अब देखिए A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ हम A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव फिर 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और ये टर्म बच जाएगा प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। नाउ दिस इज योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ए स्क्वायर का वैल्यू आया, अब ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो रूट अंडर कर लेंगे, तो रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव आ गया। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आपको मिलेगा P पॉइंट पे। ओके, तो ए जो हमको रिजल्टेंट वे मिल रहा था उसका एम्पलीट्यूड हम निकाल चुके। अब हम जानते हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहीं भी इंटेंसिटी लाइट की कितनी है ये डिपेंड करता है कि उस पॉइंट पे जो लाइट का एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम इंटेंसिटी को सिंप्लिसिटी के लिए अभी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ही ले रहे हैं कि I इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी ये निकल जाएगा, तो इंटेंसिटी का वैल्यू हमको ए स्क्वायर होगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ओके, तो अब इसको हम एक इक्वेशन बना दिए कि नाउ दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इक्वेशन नंबर 4 ये हो गया, ये P पॉइंट पे मिलने वाला इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट का। अब ये अब ब्राइटनेस होगा या डार्कनेस होगा, ठीक है। अब इसके कंडीशन को देखेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, I इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस। अब देखेंगे कि अगर हम P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं तो क्या कंडीशन ओबे करना होगा। तो देखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या हम कहें कि फॉर ब्राइट फ्रिंजेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या ब्राइट फ्रिंजेज के लिए क्या होना चाहिए, तो इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम, इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी आप देखे हैं कि I का वैल्यू क्या आया था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, ये इंटेंसिटी है वहाँ पे, और इसको आपको मैक्सिमम होना है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये सब तो फिक्स है, A1 A2, आपको बचा है वेरिएबल है यहाँ कॉस फाइव। अगर कॉस फाइव मैक्सिमम हो जाए तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो I will be maximum when cos phi is maximum। जब ये cos phi मैक्सिमम हो जाए तो हमें इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिलेगा। तो चलिए cos phi का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप जानते हैं cos phi का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो cos phi का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो 1 कब होगा, ठीक है, तो 1 होगा जब phi का वैल्यू कब होगा, तो cos 0 भी 1 होता है, cos 0 1, तो 0 हो फिर cos 2 पाई लेंगे तब भी आ जाएगा +1, फिर हम 2 पाई ऐड करते चले तो सब +1 के बराबर होगा। तो फाई का वैल्यू 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो तब जाके मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि S1 और S2 से जो दो लाइट वेव निकल रहा है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, या फाई इन दोनों के बीच का ही फेज डिफरेंस था। तो फेज डिफरेंस या तो 0 हो या उन दोनों के बीच 2 पाई का फेज डिफरेंस हो या 4 पाई का फेज डिफरेंस हो। तो अगर फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई होता है तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो P पॉइंट पे हमें लाइट मिलेगा, इस P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा
और हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा। ठीक है, तो फाई का वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई etc ये होना चाहिए। तो इन सारे ही कंडीशन को हम एक लाइन में लिखें एक में, तो फाई इज इक्वल टू 2n पाई हम लिख सकते हैं। 2n पाई जहाँ n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 डालते चलिए। n का वैल्यू 0 डालिएगा तो पहला वैल्यू आ जाएगा, 1 डालेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। तो हम सारे ही वैल्यू को एक बार लिख सकते हैं कि फाई का वैल्यू 2n पाई होना चाहिए। फाई का वैल्यू 2n पाई अगर हो, जहाँ n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 है, नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये समझ गए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त निकल गई कि फेज डिफरेंस जो पाई है दैट मस्ट बी 2n पाई। ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसी को हम लोग पाथ डिफरेंस के टर्म में भी समझेंगे। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है पहले ये समझ लें। तो पाथ डिफरेंस के लिए हम लोग जरा फिगर को ध्यान से देखें कि S1 और S2 हम दो सोर्स लिए थे और इससे हम इधर P पॉइंट सेलेक्ट किए थे। ठीक है ना, तो S1 से जो लाइट जा रहा है और S2 से जो लाइट जा रहा है, तो S2 से जो लाइट जा रहा है इसको ट्रेवल करने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है और S1 से नज़दीक है P पॉइंट। तो S1 से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे इस लाइन, तो ये जो डिस्टेंस मिल रहा है क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर हो गई और ये जो डिफरेंस मिल रहा है दिस इज योर पाथ डिफरेंस। S2 से जो लाइट स्टार्ट कर रहा है उसको इतनी दूरी ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो दिस इज योर पाथ डिफरेंस। मान लीजिए ये पाथ डिफरेंस x है, दिस इज योर पाथ डिफरेंस। इस टर्म को ध्यान रखेंगे कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस हम इसको मान लिए ये मेरा x है। और आप फिर पढ़े होंगे कि अगर फेज डिफरेंस, आप एक वेव को लीजिए तो आप वेवलेंथ के टर्म में जानते हैं कि दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। इसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को देखिए, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस है 2 पाई का। 2 पाई का फेज डिफरेंस है क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही स्थिति में है। यहाँ का पार्टिकल भी ऊपर बढ़ना चाह रहा है और यहाँ का भी पार्टिकल ऊपर बढ़ना चाह रहा है। अंतर है कि दोनों में लेमडा का पाथ डिफरेंस है और दोनों के बीच 2 पाई का फेज डिफरेंस है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। तो पाथ डिफरेंस अगर लेमडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई। ठीक है, तो अगर पाथ डिफरेंस यूनिट होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस अगर x आप मानते हैं तो पाथ डिफरेंस x है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। दिस इज योर फेज डिफरेंस। तो फाई को हम लोग लिख सकते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। तो नाउ फेज डिफरेंस कैन बी रिलेटेड टू दी पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हम पाथ डिफरेंस से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि इफ द टू लाइट वेव्स फ्रॉम द सोर्स S1 एंड S2 हैव पाथ डिफरेंस x, अगर जो S1 और S2 से जो लाइट वेव चला है उसका पाथ डिफरेंस x है तो उनका फेज डिफरेंस कितना होगा, तो हम रिलेट कर लेंगे कि फेज डिफरेंस पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स होगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये आप यहाँ समझ चुके हैं। तो ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को कंबाइन करने का रिलेशन है। तो फेज डिफरेंस होना चाहिए 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। और आप पढ़े हैं अभी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस को 2n पाई होना चाहिए। अब इन दोनों को हम रिलेट कर लें तो फाई की जगह 2n पाई डाल दें तो इधर है 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स
2π/λ इंटू एक्स, और इधर से पाई के जगह हम 2n पाई डाल दिए, तो इससे पाई से पाई कट जाएगा। हम x को लिखेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, 2 से 2 कट गया और पाई से पाई कट गया, ये लेमडा इधर आ गया तो n लेमडा, तो x का वैल्यू n लेमडा हो, ठीक है, जहाँ n का वैल्यू 0 1 2 3 है। इसका मतलब कि पाथ डिफरेंस n लेमडा होना चाहिए, ठीक है। तो तब भी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो एक रिलेशन हमें फेज डिफरेंस के टर्म में हो गया और एक रिलेशन हमें पाथ डिफरेंस के टर्म में हो गया। हम दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं, एक भी याद रखेंगे तो इन दोनों को हम रिलेट भी कर लेंगे इस फॉर्मूला से। तो हमें दो चीज याद रखना होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिखते हैं कि अभी हम लोग x को लिखे n लेमडा, अगर हम 2 से इसको गुना कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से गुना कर दें, 2 से भाग भी दे दें, तो इसको 2n लेमडा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये लेमडा बाई 2 हाफ वेव हो गया, क्योंकि लेमडा फुल वेव होता है, तो इसका अगर हम हाफ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे लेमडा बाई 2, तो इसको हाफ वेव बोलेंगे, ठीक है। तो हाफ वेव का ये कौन सा मल्टीपुल हो गया, तो 2n इज जाए इवन मल्टीपुल, n का कोई भी वैल्यू हम डालेंगे, 1 3 कुछ भी डालेंगे यहाँ, तो ये 2n आपका एक इवन नंबर आ जाएगा। तो हाफ वेव का ये इवन मल्टीपुल, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट हम लोग हाफ वेव के टर्म में ही याद रखें, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि x जो पाथ डिफरेंस है वो हाफ वेव का इवन मल्टीपुल अगर होता है तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, ठीक है। तो अब हम इसको दोनों चीज को एक बार कंक्लूजन के रूप में याद करें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फॉर ब्राइट फ्रिंजेज हमें पहला रिजल्ट आया था फेज डिफरेंस के टर्म में, फेज डिफरेंस फाई का वैल्यू 2n पाई हो, ठीक है, या n का वैल्यू 0 1 2 3 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये 2 पाई का n है तो कोई भी मल्टीपुल, तो शुड बी इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ 2 पाई। तो फेज डिफरेंस जो पाई है ये 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपुल हो या पाई का इवन मल्टीपुल, इवन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई। पाई को अलग कर लें तो यहाँ 2n आ गया, तो 2n इवन नंबर आ जाएगा। तो इवन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई बोले या 2 पाई का हम कोई भी मल्टीपुल बोल सकते हैं। तो इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ 2 पाई या इवन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई, ये फेज डिफरेंस के टर्म में कंडीशन होगी। और अगर पाथ डिफरेंस के टर्म में बात करते हैं तो x का वैल्यू n लेमडा हो या 2n लेमडा बाई 2 हो, n का वैल्यू 0 1 2 3 है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, अगर हम हाफ वेव की बात करेंगे तो हाफ वेव का इवन मल्टीपुल होगा, तो इवन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ हाफ वेव। और अगर लेमडा की बात करेंगे तो ये इंटीग्रल मल्टीपुल है, तो इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लेमडा या इवन इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लेमडा बाई 2। अब जिस रूप में आपको याद रखना आसान हो उस रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए और फिर पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो नाउ दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब सेम सिचुएशन को हम यूज कर लेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। जब आप कंस्ट्रक्टिव समझ गए तो डिस्ट्रक्टिव के लिए और आसान हो जाएगा समझना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या आपको डार्क फ्रिंजेस चाहिए तो क्या करना होगा, तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंजेस इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम। इंटेंसिटी अब बिल्कुल सबसे कम हो। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, जब कॉस पाई मिनिमम हो जाए। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है कि आई का वैल्यू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई आया था, ठीक है ना, a1 a2 कॉस पाई आया था। तो इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा,
जब ये कॉस पाई मिनिमम हो जाए। तो कॉस पाई का मिनिमम वैल्यू -1, और -1 कब मिलेगा, जब पाई का वैल्यू, तो -1 होगा जब पाई हो, पहला कॉस 180 डिग्री -1 होता है। अब इस पाई में फिर 2 पाई जोड़ दीजिए, एक चक्कर और लगा लीजिए, तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए, तब आपको कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू -1 मिलता जाएगा। तो पाई का वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई हो, इन सबको हम एक लाइन में अगर लिखें तो ये क्या होगा, तो 2n+1 इंटू पाई। अब यहाँ n का वैल्यू डालिए। अब पहला वैल्यू 0 डालिएगा, पाई आ जाएगा। 1 डालिएगा तो 2 इंटू 1+1 तो 3 हो जाएगा, तो 3 पाई सेकेंड वैल्यू आ जाएगा। तो सारे ही कंडीशन को हम लिख सकते हैं कि पाई का वैल्यू 2n+1 इंटू पाई होना चाहिए, जहाँ n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 है। तो एक कंडीशन आपको मिल गया। डार्क फ्रिंजेज के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2n+1 इंटू लेमडा होना चाहिए। वहां आया था 2n पाई होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये आ गया 2n+1 इंटू पाई। ओके, अब हम इसको फिर पाथ डिफरेंस के टर्म में ले चले। तो फेज डिफरेंस के टर्म में तो इक्वेशन आ गया। पाथ डिफरेंस के लिए फिर हम अपने पुराने रिलेशन से इसको इक्वेट कर लें। तो फेज डिफरेंस के लिए हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, जहाँ एक्स आपका पाथ डिफरेंस था। ठीक है, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, और इधर से आ गया 2n+1 इंटू पाई। पाई से पाई फिर उड़ा दीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2n+1 रह गया, ये लेमडा इधर आ गया और 2 नीचे आ गया, तो 2n+1 लेमडा बाई 2, जहाँ n का वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो पाथ डिफरेंस यहाँ 2n+1 लेमडा बाई 2 आ गया। इसीलिए हम लोग हाफ वेव के टर्म में याद रखते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लेमडा बाई 2 का 2n आया था, यहाँ 2n+1 आया है। तो हाफ वेव के टर्म में याद रखना ज़्यादा आसान रहता है कि ये हाफ वेव का ये आपका ऑड मल्टीपल। देखिए, यहाँ कोई भी वैल्यू डालेंगे n का, हमें ऑड नंबर ही मिलने जा रहा है। ठीक है, तो हाफ वेव का ये ऑड मल्टीपल। ठीक है, तो अब इन दोनों ही रिजल्ट को हम एक बार समराइज कर लें कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में दो कंडीशन है। तो फेज डिफरेंस में क्या है, तो पाई का वैल्यू 2n+1 इंटू पाई। ठीक है, तो अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे कि पाई का ये कौन सा मल्टीपुल है, तो ऑड मल्टीपुल। तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल होना चाहिए पाई का। पाथ डिफरेंस के टर्म में देखना है, तो ये लेमडा बाई 2 का 2n+1 है, तो लेमडा बाई 2 का मतलब हाफ वेव का ये ऑड मल्टीपुल होना चाहिए, ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लेमडा बाई 2। ओके, तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा पी पॉइंट पे, इसका आपने कंडीशन पढ़ लिया। ठीक है ना, किस कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, किस कंडीशन में इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। अब चलिए कुछ स्पेशल केस को भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप निकाले थे, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी आई का वैल्यू हो जाएगा a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, पढ़े हैं कि मैक्सिमम होगा जब cos फाई मैक्सिमम हो जाए। cos फाई मैक्सिमम वैल्यू +1 है, तो यहाँ जब +1 डालेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मिलेगा, तो a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2, मतलब a1 प्लस a2 का ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू मिल गया। और फिर मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा जब cos फाई मिनिमम हो जाए, और cos फाई का मिनिमम वैल्यू है -1। तो जब -1 यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया। तो आप दोनों का रेशियो भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी बटा आई मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी।
तो ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या है। ठीक है, अब जाके हम अगर मान लें कि दोनों का वैल्यू अगर हम इक्वल कर लें, इफ A1 इज इक्वल टू A2, हम जो दो सोर्स लिए थे उसमें हम दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग लिए थे। S1 से जो चला था उसका एम्पलीट्यूड A1 लिए थे, S2 से जो लाइट वेव आया था उसका एम्पलीट्यूड A2 लिए थे। तो अगर मान लें कि A1 और A2 दोनों बराबर है, कि दोनों सोर्स जो दोनों S1 और S2 से जो लाइट वेव आ रहा है उसका एक ही एम्पलीट्यूड है, तो मान लेते हैं A है, तो हम A रखेंगे तो क्या होगा दोनों जगह, तो ये हो जाएगा A प्लस A, 2A का होल स्क्वायर। तो 2A का होल स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4A स्क्वायर होगी। इसका मतलब कि S1 से जो वेव चल रहा है उससे जो लाइट अकेले की पॉइंट तक पहुंचता, और जब दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो पहले से ये 4 गुना ज्यादा ब्राइटनेस है। ठीक है, और जो मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट है वहां पे इंटेंसिटी 0 है, तो वहां लाइट की इंटेंसिटी 0 हो गई। इसका मतलब कि वहां कंप्लीट डार्कनेस हो गया। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां ब्राइट फ्रिंजेज मिल रहा है वो 4 गुना ज्यादा चमकीला मिलेगा, और जहां डार्कनेस है वहां कंप्लीट डार्कनेस हो। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए तब ये सिचुएशन। ओके, तो ये पहला स्पेशल केस हो गया। एक दूसरा स्पेशल केस हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी का उस स्लिट की चौड़ाई से क्या रिलेशन है, विड्थ से। देखिए S1 और S2 जो सोर्स दो आप स्लिट ले रहे हैं, तो ये इसकी चौड़ाई कितनी है, ये कितना चौड़ा आप इसको बनाए। फिर यहाँ जो S2 को बना रहे हैं तो इसकी भी चौड़ाई कितनी। तो मान लीजिए इसका चौड़ाई हम W1 ले लेते हैं और इसका विड्थ W2 लेते हैं, तो नेचुरल है चौड़ाई जितना ज्यादा होगा उससे ज्यादा लाइट इंटर करेगा, तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके विड्थ से। तो अगर हम W1 W2 मान रहे हैं और I1 I2 मान रहे हैं, इससे जो लाइट वेव है उससे उसकी इंटेंसिटी, तो I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू W1 बाई W2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और I1 I2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो पहला से जो वेव निकला वो पहले के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो I1 को हम A1 स्क्वायर और I2 को A2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, एंड I1 बाई I2 इज इक्वल टू W1 बाई W2। तो नाउ इस दोनों को हम अगर रिलेट करें तो हमें एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, I1 by I2 is equal to A1 square by A2 square, that is equal to W1 by W2। तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ये स्लिट के चौड़ाई पे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले कंडीशन समझ गए कि किस कंडीशन में हम लोग ब्राइटनेस का पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं या डार्कनेस का पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन दी स्क्रीन। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेंटर से कितनी दूरी पे हमें पहला डार्कनेस का या पहला ब्राइटनेस का पॉइंट मिलेगा। इसको हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज बोलेंगे, वो हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे। ओके, so that's over for today. Thank you.